हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है रिसेंटली अभी हमने कॉस्ट अकाउंटिंग टॉपिक खत्म किया है, जो आपके अकाउंटेंसी में न्यूली एडिट टॉपिक है। अब आपको पता है ये टॉपिक के ऊपर एक पूरी किताब है, तो उसमें मैंने पूरा प्रिसाइज एंड द बेस्ट वे में जो बेस्ट आपको एमसीक्यू जिसमें आ सकते हैं वो मैंने आपको सारा कंप्लीट करा दिया इन 7 लेक्चर्स। तो जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे उन सबसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद हमारा टारगेट रहता है टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करें कि आपके ये एमसीक्यू किस प्रकार आएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉप 100 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो इसे मैंने 5 पार्ट्स में स्प्लिट अप किया है। अभी हम इन दिनों 1-2 ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक डायरेक्ट टैक्सेशन में स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन एग्जाम तक मैं आपके 100 एमसीक्यू गारंटी देता हूं, कंप्लीट करा दूंगा। किसमें? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जो हमारे साथ पुराने के जुड़े हैं, पंचायत के टाइम से जुड़े हैं, उन सभी को पता होगा कि हमने पंचायत के टाइम पे भी 1000 एमसीक्यू की सीरीज चलाई थी और मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख सकते हो कि उसी पीडीएफ से आए थे। तो मेरा भी यही मोटिव रहेगा कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग जिससे बच्चों को डराया जा रहा है कि बताया जा रहा है टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, इसमें इतना टाइम लग जाएगा एंड सो ऑन, उसे मैं आप तक बेस्ट वे में पहुंचाऊं ताकि आपका कहीं भी मार्क्स कटे नहीं। तो फिर भी मैं यही कहूंगा जिन्होंने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे वो जरूर देख लीजिए, तभी एमसीक्यू सॉल्व करने का मजा है, मोरल बूस्ट होता है। मैंने हर एक वीडियो में बोला है, सिर्फ ये नहीं है कि तीर मारने हैं कि हां ए बी सी एंड डी, उससे कोई फायदा नहीं है, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। नॉलेज होगी तो आप तक कोई भी एमसीक्यू आ जाए आप उसे आसानी से कर सकते हो। जैसे कि जेके वॉल पुट्टी वाले बोलते हैं दीवारें बोल उठेंगी, मैं आपको गारंटी देता हूं इस सेशन के बाद आप खुद कहोगे सर ऑप्शन खुद बोल रहे हैं जनाब, मुझे टिक कीजिए। ठीक है, तो हमारे इधर ऑप्शन बोल उठेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट होते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है आज का, दैट व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, या आप कॉस्ट अकाउंटिंग भी बोल सकते हो या बोल सकते हो कॉस्ट कंसेप्ट का बेसिक कंसेप्ट क्या है। पहला बोल रहा है कॉस्ट असरटेनमेंट, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल ऑडिट की प्रॉफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे नाम बता रहा है तो इसका मेन एंड द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है टू नो द कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट यू आर प्रोड्यूसिंग। जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी कितनी कॉस्ट लगी, उसकी कितनी लागत लगी, कितनी कीमत लगी, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट असरटेनमेंट। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, हमने पढ़े थे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, तो उसी में से एक क्वेश्चन आया, प्रोसेस कॉस्टिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर विच फर्म। ठीक है, प्रोसेस जो कॉस्टिंग है वो कौन सी फर्म के लिए एप्रोप्रिएट है। हमने आपको बताया था प्रोसेस कॉस्टिंग होता है क्या, आपको पहले वो पता होना चाहिए। तो प्रोसेस कॉस्टिंग वो होता है उन प्रोडक्ट्स में यूज होता है जिसमें 3 to 4 प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल दी थी शर्ट की, हम पहले क्या करेंगे, कॉटन लेंगे, कॉटन के बाद उसे थ्रेड में बदलेंगे, थ्रेड के बाद उसका हम क्लॉथ बनाएंगे, क्लॉथ के बाद स्टिचिंग करने के बाद हम उसे शर्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आप देख रहे हो इसके 4 प्रोसेसेस हुए। तो ये जो प्रोसेस है ये कहां पे यूज होगा, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है ऑप्शन। पहला आपका आता है हॉस्पिटल और ट्रांसपोर्ट फर्म। ये जो 2 ऑप्शन है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? बिकॉज सर इट इज योर सर्विस, और जो सर्विसेज वाले होते हैं वो आपके आते हैं ऑपरेटिंग में, है ना, यही था। बच गए अब ब्रिक लेइंग फर्म या ऑयल रिफाइनिंग फर्म। तो इसका आंसर आपका आ जाता है ऑयल रिफाइनिंग सॉरी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, D1, क्योंकि जो ऑयल है उसे बड़े डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है तब जाके वो रिफाइन होता है। पहले आप उसे क्रूड ऑयल के रूप में पाते हो, उसके बाद रिफाइनिंग के लिए उसकी प्रॉपर आगे बढ़ता है, एंड अगर और किसी में कन्वर्जन करनी है तो केमिकल के मिक्सचर के साथ आप कोई भी उसका ऑयल बना सकते हो। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करते हैं, ध्यान से देना इसका आंसर, इन हाउ मेनी वेज कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन। कॉस्ट को कितने तरीकों में बांटा गया है, क्या 1 में, 3 में, 2 में, 4 में कि मैनी में? तो इसका आंसर है मैनी वेज।
उसे बहुत ज्यादा तरीकों में बांटा है। अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 8 to 9 वेज बताए और वही आपके लिए सफिशिएंट है। और भी बड़े वेज हैं, लोग आए और अपनी राय देते गए और हमारे लिए काम बढ़ाते गए, मैंने आपको बताया था। तो उसी प्रकार आपने क्या करना है, इसको बड़े तरीकों से बांटा जा सकता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, मैनी वेज। फोर्थ क्वेश्चन, विच कॉस्ट इज इंकर्ड इवन इफ द कंपनी इज क्लोज्ड। अगर आपकी कंपनी बंद भी है लेकिन फिर भी वो वाला खर्चा लगता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कोरोना काल, कोरोना में आपका दुकानें बंद थी फिर भी लेकिन ये खर्चे लगे, उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं, तो उन खर्चों को हम बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट। उसे हम क्या बोलते हैं, शट डाउन कॉस्ट। दुकान बंद है फिर भी खर्चा और है। फिफ्थ क्वेश्चन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो नोन एज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को किस नाम से जाना जाता है। देखो पहली बात आती है, ओवरहेड तो है नहीं, ओवरहेड तो इंडायरेक्ट होता है, तो इधर से ये एलिमिनेट होता है। बाकी हमारे ऑप्शन बचते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस की मेजर एक्सपेंसेस। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, वेयर हाउस रेंट इज ए पार्ट ऑफ विच कॉस्ट। बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सोचिए। तो पहला बोल रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है। वेयर हाउस असली में किस काम के लिए आता है, आपको यह पता होना चाहिए। वेयर हाउस होता क्या है, वेयर हाउस वो होता है हम जब प्रोडक्शन कर लेते हैं, जहां पे हम स्टोर करते हैं ना सामान, उसे हम बोलते हैं वेयर हाउस। उसे हम क्या बोलते हैं, वेयर हाउस। मतलब प्रोड्यूस हो गया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उधर स्टोर किया हुआ है। तो आप कह सकते हो ना ही ये प्राइम कॉस्ट है, ना ही ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, और ना ही ये फैक्ट्री कॉस्ट है। तो बचा कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। क्योंकि अब तो हमारा प्रोसेस कौन सा रह गया, डिस्ट्रीब्यूशन का ही रह गया। हम उधर वेयर हाउस में सामान इकट्ठा कर लेते हैं, उधर से डाइवर्ज कर देते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स को हम बांट देते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ये इट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेवेंथ क्वेश्चन, टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज व्हाट टाइप ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के मेथड पढ़े हमने। अब टॉय मैन्युफैक्चरिंग कौन सा मेथड, टॉय मैन्युफैक्चरिंग में आपको कौन सा मेथड मदद करता है, तो देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, बैच कॉस्टिंग। ठीक है। अब बड़े से स्टूडेंट कह रहे होंगे आजकल वैसे बड़े कॉम्प्लेक्स टॉयज भी आते हैं, आप कह सकते हो कि वो प्रोसेसिंग में भी काम आते हैं। लेकिन अगर टॉय, बेसिक टॉय की बात की जाए, ठीक है, ये नहीं सोचो कि आजकल बड़े एडवांस टॉयज भी आते हैं। ठीक है। सिंपल टॉय की अगर बात की जाती है ना, तो उधर आपका आंसर आता है बैच कॉस्टिंग। तो इसे आप नोट डाउन कर लो, बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग मैंने बताया था कि एक प्रॉपर बैच में जो प्रोड्यूस होते हैं, जो इकट्ठे प्रोड्यूस हुए, उसे हम बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। एट क्वेश्चन, अ टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज। सभी डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल मतलब डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का प्लस क्या कहलाता है। सर बताया था मैंने कि दैट इज प्राइम कॉस्ट, दैट इज C1। C1 में अगर हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड प्लस कर दे तो उसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन, इंडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, जिसको मैंने सर्कल किया है और अंडरलाइन किया है, इसी का काम है सारा। इंडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन इज नोन एज। देखो वो मटेरियल प्रोडक्शन में काम आ रहा है, ऑब्वियसली बात है सेलिंग तो होगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठे ही आते हैं मैक्सिमम। साथ में प्रोडक्शन में जो भी काम आता है उसका आंसर क्या होता है, फैक्ट्री। तो इनडायरेक्ट मटेरियल जो भी प्रोडक्शन में काम आता है वो फैक्ट्री में ही होगा। फैक्ट्री ओवरहेड ही इसका राइट आंसर रहेगा, ऑफिस ओवरहेड भी गलत है। 10th क्वेश्चन, यूज ऑफ सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस बाय सेवरल अंडरटेकिंग फॉर कॉस्ट असरटेनमेंट एंड कंट्रोल इज कॉल्ड डैश कॉस्टिंग। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी। ये आपको कंपैरिजन में मदद करता है कि आप कैसे कंपेयर करोगे अपनी कॉस्टिंग को। मतलब जैसे दो फर्म है, फॉर एग्जांपल एक फर्म है, एक दूसरी फर्म है बी।
इन दोनों के अगर आपने कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन हम तभी कर सकते हैं अगर वो एक सेम कॉस्टिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। 11th क्वेश्चन, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस विद। फिक्स्ड कॉस्ट कब इंक्रीज होता है? विद। ऑप्शन आपने ध्यान से पढ़ने हैं, बड़ा आसान सा है। जिसको आंसर पता करना चाहता है वो ना वीडियो को पॉज कर ले, क्योंकि मैंने तो आगे बताना ही है। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कब करता है? इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा रेंट है 10,000 रुपए। मेरा रेंट कितना है? 10,000 रुपए। उसमें अगर एक इंसान रहेगा तो उसके हिस्से में कितना आएगा? 10,000। 2 इंसान रहेंगे तो कितना आएगा? 5,000। 3 लोग रहेंगे तो अप्रॉक्स आप कह सकते हो 4 टाइम्स 3 आ जाएगा। 4 इंसान रहेंगे तो 2500 हिस्से में आ जाएगा। 5 इंसान रहेंगे तो 2,000 हिस्से में आ जाएगा। यही होगा, देख रहे हो आप? यह है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट तो फिक्स्ड है, लेकिन जैसे जैसे आपने प्रोडक्शन बढ़ाई, जैसे जैसे आपने प्रोडक्शन बढ़ाई, कॉस्ट आपकी घटती रही। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन नीचे बढ़ा रहे हो, कॉस्ट आपकी घटती जा रही है। तो वो क्या कह रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट कब इंक्रीज करेगी? फिक्स्ड कॉस्ट जब इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम शुड बी डिक्रीज। ठीक है, इधर इंक्रीजेस बोला है, उसके कारण फिक्स्ड कॉस्ट जब जब इंक्रीज हुई तो जो प्रोडक्शन है वो आपकी डिक्रीज हुई। तो इसका आंसर क्या आएगा? D1। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट? सेमी वेरिएबल मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसके दो ही मेन इंपॉर्टेंट आपकी रहती है, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड अनदर वन इज टेलीफोन। तो टेलीफोन एक्सपेंस इज द राइट आंसर, क्योंकि आधी अमाउंट इसमें फिक्स्ड होती है और आधी आपकी वेरिएबल रहती है। 13th, बैच कॉस्टिंग हेल्प्स टू डिटरमाइन। बैच कॉस्टिंग किसमें मदद करता है? ये मैंने हाईलाइटेड भी किया था अपनी डेफिनेशन में। दैट टू नो द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हमें एक टाइम पे बनानी चाहिए ताकि हमें फायदा हो। क्योंकि आपको पता है, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक टाइम पे आपको 200 यूनिट बनाने चाहिए तभी आपको फायदा होगा। तो अगर आप 150 यूनिट बनाओगे एक टाइम पे एक बैच में, तो आपकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी। अगर आप इसे ज्यादा भी बनाते हो ना 250, तब भी आपकी कॉस्ट ज्यादा लगती है। तो इसका जो बैच कॉस्टिंग का मेन मकसद है वो आपको बताता है हाउ टू नो द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, कितनी आपकी इकोनॉमिक मतलब बेस्ट क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करनी चाहिए आपको। ठीक है। 14th क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन जॉब टाइम एंड अटेंडेंस टाइम इज नोन एज। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको एमसीक्यू सीरीज में बड़ी नई चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ी बुक है, तो पूरी बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप पता कर लीजिए, जो आपको नया पॉइंट मिलता है वो उसे भी आप लिख लीजिए। तो क्या होता है, क्या है डिफरेंस बिटवीन जॉब टाइम एंड अटेंडेंस टाइम? जॉब टाइम आपका हो गया, फॉर एग्जांपल आपकी नौकरी का समय है दिन का अगर बात करूं 10 घंटे, आपने 10 घंटे देने हैं इस जॉब को, और साथ में अटेंडेंस का टाइम है, आपने मतलब अटेंडेंस हो गया कि आपने इतना देर ही लगाई है, मतलब आपने समझ लो लगाई है 8 घंटे। तो ये जो 10 को 8 में से काटे तो 2 घंटे जो बने, ये जो 2 आवर्स है, तो ये क्या हुए? इट इज योर आइडल टाइम। मैं ये 2 घंटे फ्री बैठा हूं, तो इसका आंसर क्या आएगा? आइडल टाइम, D1। इसे आप नोट डाउन कर ले, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो टॉपिक है इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर बन जाता है, तो इसलिए मैंने बताया नहीं है, इसके ऊपर लेक्चर नहीं बनाया आपका, असली में लेबर के अंदर आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको बस पता होना चाहिए कि आइडल टाइम क्या है। आगे हम बात करते हैं, विच इंडस्ट्री इज सूटेबल फॉर यूजिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड? कौन सी इंडस्ट्री ऑपरेटिंग आपको याद होगा किस पर्पज के लिए यूज होता है? सर इट इज यूज फॉर सर्विसेज। तो इधर सर्विसेज वाला ऑप्शन कौन सा है? सर एक ही है, दैट इज ट्रांसपोर्ट। इसका आंसर ट्रांसपोर्ट ही आएगा। होप कि आप सभी का स्कोर अभी 12 प्लस चल रहा होगा, ज्यादा नहीं बोल रहा, 12 प्लस ही बोलिए। 16, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किसके बराबर है? टोटल कीमत, कॉस्ट का मतलब कीमत,
कीमत में अगर आप प्रॉफिट जोड़ दो, ये तो अगर मैं 6-7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से ही पूछूं तो उसका आंसर उसे पता है, ठीक है, उन्हें भी कराया जाता है। कीमत समझ लो आपको लग रही है 8 रुपए, आप कमा रहे हो 2 रुपए, तो ये 10 रुपए जो आया ये आपकी क्या आई, सेल आई, तो डेट इज योर सेल। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेल। 17th क्वेश्चन, विच टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा और उसका आपने कमेंट सेक्शन में बहुतों ने सही आंसर दिया था, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग डिफरेंस बताता है फिक्स्ड और वेरिएबल में, ठीक है। 18th क्वेश्चन, बैच कॉस्टिंग इज सूटेबल फॉर। बैच कॉस्टिंग नीचे में से कौन से ऑप्शन के लिए सूटेबल है, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री की ऑयल इंडस्ट्री। फार्मा होती है आपकी मेडिसिन रिलेटेड, ठीक है, तो इसकी एग्जांपल मैंने मेडिसिन की दी थी कि आपके घर में कोई मेडिसिन पड़ी है तो आप दोनों मेडिसिन का बैच कोड देखिए, अगर तो एक ही बॉक्स से उठाई गई होंगी तो वो उनका बैच कोड सेम होगा, अगर उनके अलग अलग बॉक्सेस से ली गई है तो उनका बैच कोड अलग होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है। 19th क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज, हमने बनाना सीखा था सभी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सब प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जब हम प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट में जब हम प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड तो हमारा आंसर क्या आता है सर, हमारा आंसर आता है वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट भी आप बोल सकते हो। वर्क कॉस्ट में जब हम ऑफिस ओवरहेड प्लस करते हैं ऑफिस के ओवरहेड तो उसका आंसर क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम ऑफिस ओवरहेड प्लस करेंगे तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 20th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपका स्कोर कितना गया। तो पीरियड कॉस्ट आर नोन एज, पीरियड कॉस्ट को किस नाम से जाना जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। ये एज नोन एज नहीं है, ठीक है, उस नाम से जाना नहीं जाता। इसको ये आपने क्या करना है, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर देना है। पीरियड कॉस्ट होते क्या सर, पीरियड कॉस्ट वो होते हैं जो हम एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए देते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी, सैलरी हम देते हैं फॉर मंथ, फॉर ईयर आप कह सकते हो, आजकल तो ईयर आपका पैकेज चलता है सिस्टम। फिर उसके बाद आपका आता है रेंट, रेंट भी आप देते हो मंथली, पीरियड के लिए देते हो, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग तो नहीं देते हो। तो ये आपकी एग्जांपल है पीरियड कॉस्ट की। तो ये और किसकी एग्जांपल है, तो ये सर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी है, क्योंकि सैलरी हमने देनी ही देनी है, रेंट हमने देना ही देना है, तो हम वो कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो योर फिक्स्ड कॉस्ट। होप कि आपको क्लियर होंगे सारे 20 के 20 एमसीक्यू। आगे आपके लिए सेकंड पार्ट भी बड़ी जल्द मैं लेके आऊंगा, ट्राई रहेगा कि कल ही मैं लेके आऊं। उसके बाद मंडे से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज टैक्सेशन, ठीक है। हम कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे, टैक्सेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके लिए आप तैयार हो जाओ, आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। आप सब मतलब टैक्स के रिलेटेड तो आप सब पढ़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको जानना है कि टैक्स होता क्या है, टैक्स क्यों लिया जाता है, क्या पर्पस है, डायरेक्ट टैक्स क्या है तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। आप घबराओ मत, सब कुछ मैं क्लियर कराऊंगा। तो आज के लिए गाइस अपनी वीडियो इतनी रखते हैं, सेकंड पार्ट आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और साथ में इसके 5 पार्ट मैं बता दूं आपको, 100 एमसीक्यू मैं इसके करा के ही एग्जाम में बिठाऊंगा, ऐसे नहीं बिठाऊंगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही, तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस, एंड शुभ रात्रि।